जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ग्राउंड माउंट सोलर स्ट्रक्चर को 90 डिग्री पे अलाइनमेंट करने के लिए जो फ्रेम डिजाइन करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये फ्रेम डिजाइन हो रहा है, फ्रेम को बिल्ड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 4 कॉलम है। अब ये जो साइज है उसके बारे में बताऊंगा। पहले ये देख सकते हैं कैसे बिल्ड हो रहा है। ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसका नट बोल्ट का भी कनेक्शन होता है जो 12 mm का बोल्ट है, 12 नहीं 16 mm का बोल्ट है। अब 16 mm के बोल्ट को पहले तो नट को इसको वेल्ड किया जाएगा इसमें, उस नट से बोल्ट को एडजस्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रेम का साइज है ये हाइट अप्रोक्स 2 फीट है, 600 mm हाइट है ये। अगर 4 फ्रेम को देखते हैं, ये जो कॉलम है इसका ये 600 बाई 600 का है, 600 mm लेंथ का चारों कॉलम है। और जो नीचे बेस है वो 500 बाई 500 mm का लेंथ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्रेम देख रहे हैं ये जो 5 mm थिकनेस में आपको देखने को मिलेगा, ये इसका अगर दिखाओ हाइट बताओ तो हाइट में 100 mm है। लेंथ और विड्थ में देखते हैं तो विड्थ इसका 200 mm का है और लेंथ भी 100 mm का है। ये दोस्तों इसका ग्राउंड माउंट में ही उपयोग किया जाता है, रूफटॉप के लिए इसका कोई यूज नहीं है। ग्राउंड माउंट में इसके बगैर आपका स्ट्रक्चर ना तो लग पाएगा, ना इंस्टॉल कर पाएंगे, ना अलाइनमेंट होगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे वो सब इसी फ्रेम के कारण अलाइनमेंट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड माउंट का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ये इसी फ्रेम से हुआ है। अब आपको बताऊंगा कि इसमें जो बोल्ट जो कॉलम को होल्ड किया जाता है और उससे अलाइनमेंट करते हैं, स्टेबल करते हैं 90 डिग्री पे, लेवलिंग के लिए नट बोल्ट कैसे बेल्ट करते हैं वो बताऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये नट को बेल्ट करेंगे उस फ्रेम में। बोल्ट तो रोटेट होता रहेगा, नट उसमें फिक्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो दोस्तों ये फ्रेम डिजाइन हो गया है। अब आपको कुछ बात बता देता हूँ
ये जो फ्रेम डिजाइन किए हैं नूरी स्टील से डिजाइन हुआ है और बिल्डिंग वगैरह वही किए हैं। नूरी स्टील में इसरार भाई हैं जो प्रॉपर तरीका से ग्राउंड माउंट का जितने भी फ्रेम डिजाइन होता है, फेंसिंग से रिलेटेड काम होता है, वो करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेगावाट लेवल का काम किए हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, ये जितने भी फेंसिंग का काम है बिल्डिंग वाला वही किए हैं। यहाँ पे फ्रेम जो रखा हुआ है वो इसरार भाई ही किए हैं, नूरी स्टील से हैं। मैं उनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर आपको ग्राउंड माउंट से रिलेटेड काम होगा तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली हो गया, दिल्ली एनसीआर में जितने भी हैं, दिल्ली से आप, ये नजफगढ़ लोकेशन है, नजफगढ़ से आप आपका नियरेस्ट में पड़ता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड़गांव भी चले जाते हैं, दिल्ली में कहीं भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आ जाएंगे और बड़े बड़े लेवल पे आपको प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे। आप देख सकते हैं ये जितने भी फेंसिंग का काम हुआ है सब इन्हीं के अंडर में था। ये 4 साल पहले का काम है। 4 साल पहले ये इंस्टॉल किए थे, फिर अभी यहाँ किए हैं, एक और जगह किए थे इनके। ये 4 साल से कंटिन्यू सोलर प्रोजेक्ट में काम कर ही रहे हैं। ऐसे इनका शॉप है नजफगढ़ में, लेकिन सोलर प्रोजेक्ट में ये फ्रेम से रिलेटेड मैक्सिमम काम करते हैं। शेड हो गया, बहुत सारे काम हैं इनका। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं या मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो जो फ्रेम देख रहे हैं आप, ये एल एंगल है, 35x35 6 mm का, या 30x30 6 mm का एंगल आप यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, ठीक है। उसको चारों तरफ से बेल्ट करके जो फ्रेम है, मेन फ्रेम यहाँ पे देख सकते हैं, मेन फ्रेम को आप 5 mm थिकनेस में, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको 5 mm थिकनेस में ले लीजिए और तो उसके बाद आप इंस्टॉल कीजिए। अब चलते हैं साइट पे, होल्ड हो रखा है कॉलम, वहाँ पे चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे फ्रेम हैं। अब चलते हैं कॉलम, यहाँ पे तो कैपिंग वगैरह हो गया है, कास्टिंग हो गया है, तो यहाँ पे नहीं है वो स्टैंड। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप सामने देख रहे होंगे बहुत सारे कॉलम में कनेक्ट है, अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ पे कैसे इंस्टॉल किया गया है उसको बताता हूँ। अभी यहाँ पे कैपिंग होना बाकी है। ये देख सकते हैं, ये फ्रेम है और इस फ्रेम को ये देख रहे हैं, ये फ्रेम को कनेक्ट किया गया है चारों तरफ से। इसको कनेक्ट किया जाता है, स्टेबल किया जाता है। पहले चेक करते हैं कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस को फिक्स कर लेते हैं, फ्रंट टू लेफ्ट टू राइट और फ्रंट टू बैक। पहले इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लेवलिंग करते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये हट जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भी 2 ट्रांसफार्मर था बीच में सेंटर में, तो उसको हटवाया गया था, यहाँ से भी हट जाएगा। तो दोस्तों ये काम होता है फ्रेम। अगर इसके बगैर कॉलम को ये करते हैं, कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग तो कर सकते हैं लेकिन अलाइनमेंट आपको नहीं मिल पाएगा जो अलाइनमेंट देख रहे हैं। तो दोस्तों आज ये टॉपिक पे मैंने इसीलिए वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ गया था कि आप फ्रेम से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाएं, फ्रेम के बारे में जानकारी दें, फ्रेम कैसे डिजाइन होता है उसके बारे में जानकारी के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिजाइन देखे होंगे कि डिजाइन कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप चले हैं, स्ट्रक्चर का क्या क्रॉस सेक्शन लिया हूँ और कितने हाइट पे ये स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है और कितने वॉट पीक का मॉडल है, ये आप देख लिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। मैं साइट पे आ गया हूँ। साइट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फेंसिंग से रिलेटेड पूरा काम हो गया है। ये देख सकते हैं फेंसिंग वर्क कंप्लीट है।
उसके साथ आप देखते होंगे यहाँ पे कि कुछ कॉलम कास्टिंग हो गया है, कुछ कॉलम अभी कास्टिंग होना बाकी है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि साइट पे जो स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन होता है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और कैसे इंस्टॉल हुआ है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं अपने पाइलिंग के तरफ, देखते हैं कि कितना डेप्थ है और क्या स्ट्रक्चर का हाइट है। तो सबसे पहले डेप्थ की तरफ चलते हैं। ये 1.8 1.9 मीटर है डेप्थ, और उसके साथ साथ जो पाइलिंग का कैपिंग होगा वो 300 mm के आसपास कैपिंग किया जाएगा। तो कैपिंग का पार्ट्स आपको नेक्स्ट टेबल पे दिखाऊंगा, नेक्स्ट 5-6 रो के बाद है कैपिंग, क्योंकि अभी इधर कास्टिंग हुआ ही है। कुछ कॉलम अभी अलाइनमेंट बचा हुआ है, कुछ अभी आएंगे टीम काम करने, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे अलाइनमेंट कर रहे हैं और क्या प्रोसेस होता है अलाइनमेंट करने का, ताकि साइट पे मॉड्यूल असेंबल इजी तरीका से हो जाए। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट डिजाइन हो जाता है, स्ट्रक्चर डिजाइन होने के बाद अगर थोड़ा सा भी इंस्टॉलेशन में मिस्टेक होता है, इंस्टॉलेशन का वो पार्ट जहाँ पे इनिशियल हो, जैसे ऑगरिंग होना, ऑगरिंग के साथ साथ कॉलम का अलाइनमेंट, आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम का अलाइनमेंट परफेक्ट अलाइनमेंट है। और यहाँ पे देखेंगे कि अभी इन्होंने कॉलम को सेंटर में नहीं किया है, क्योंकि ये सही नहीं है। अगर ये कास्टिंग कर देगा तो ये फिर स्ट्रेंथ इसको नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी ये अलाइनमेंट नहीं है। ये डिस्टेंस, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस फिक्स नहीं किया गया है, क्योंकि वो सब फिक्स है। तो वो सब का जो डेप्थ कॉलम किया है ऑगरिंग का, वो अप्रोक्स डाया जो है ऑगरिंग का वो 300 mm है। तो कॉलम जो आएगा वो सेंटर पे आएगा। देख रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मॉड्यूल जो यूज किया गया है रिन्यू पावर का है, और मॉड्यूल का जो सीरीज है 535 वॉट पिक से 590 वॉट पिक तक का सीरीज है। आपको दिखा देता हूं, रिन्यू पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, गीगावाट में इनका प्रोजेक्ट है। ये सोलर के साथ साथ विंड में भी इनका वर्किंग है। आप देख रहे हैं, नजदीक से दिखाता हूं, बाइफेशियल मॉड्यूल है, और मॉड्यूल का जो वॉट पिक है यहाँ पे फाइनल 580 वॉट पिक है, लेकिन जो सीरीज रिन्यू बना रहा है वो 535 से लेके 590 वॉट पिक तक है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो रिक्वायरमेंट था इस साइड पे वो 580 वॉट पिक का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि 580 वॉट पिक के हिसाब से ही डिजाइन हुआ था। और यहाँ पे ये होता है कि अगर मॉड्यूल का वॉट पिक चेंज कर देते हैं तो हो सकता है मॉड्यूल का क्वांटिटी कम जाए। अगर 580 की जगह पे 590 वॉट पिक लेते हैं तो मेगावाट गीगावाट में आपका मॉड्यूल का क्वांटिटी कम जाएगा। अगर वही और कम कर देते हैं तो मॉड्यूल का क्वांटिटी बढ़ जाता है। यहाँ पे 2 टेबल कनेक्ट हो रहा है एक साथ। अब चलते हैं दोस्तों
आते हैं फेंसिंग की तरफ। ये कॉलम का पार्ट बता दिया हूँ, अभी कॉलम का मेन पॉइंट बताना बाकी है। नेक्स्ट साउथ की तरफ चलेंगे क्योंकि ये नॉर्थ पार्ट है। ये जो देख रहे हैं रिन्यू पावर का 580 वाट पीक के मॉड्यूल से 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है। और जो सामने देख रहे हैं ये 3.2 मेगावाट है। 3.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। जो मॉड्यूल का वाट पीक अगर देखते हैं तो 450 वाट पीक का ही मॉड्यूल है। इसमें आपको बता देता हूं, मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताया हूं। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताया था कि कॉलम का पाइलिंग कैसे करते हैं, कैसे अलाइनमेंट होता है। उसके साथ साथ ये जो फ्रेम है, फ्रेम कैसे डिजाइन हुआ है उसके बारे में बताया था मैंने आप। ये देख रहे हैं ये जो फ्रेम, ये फ्रेम है। उसके बाद अब आते हैं ये जो कॉलम का सेक्शन क्या है, राफ्टर का सेक्शन क्या है, पर्लिन का सेक्शन क्या है, हाइट क्या है, वो सब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्योंकि आज के वीडियो में मैं केवल कॉलम से रिलेटेड ही बताया हूँ, क्योंकि अभी कोई सा भी कंपोनेंट नहीं लगा है। आप देख सकते हैं साइड पे केवल कॉलम इंस्टॉल है। नेक्स्ट जो प्लानिंग कर रहा हूँ उसमें आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आप देख सकते हैं हर एक कंपोनेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जो असेंबल से रिलेटेड होगा, असेंबल कैसे किया जाता है वो सब बताऊंगा। क्योंकि डिज़ाइन से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है डिज़ाइन, क्या है कॉन्फ़िगरेशन, वो सब डिटेल बता रखा हूँ। चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी आपको और बता देता हूँ। ये देख रहे हैं सभी का अलाइनमेंट, देख रहे हैं परफेक्ट अलाइनमेंट है। ग्यारह बजने वाला है, धूप बहुत ज़्यादा है। ये जो बहुत सारे पोल्स देख रहे हैं बीच प्लांट में, ये सब पोल्स हटेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइट किया हुआ है लाइन, ये किसान के लिए था। अब ये पोल को मेन रोड से कनेक्ट किया जाएगा। ये देख रहे हैं ये सेंटर से लाया गया था। और वो जो वो देख रहे हैं वो तो नहीं हटेगा क्योंकि वो काफ़ी दूर है। अब चलते हैं कॉलम की तरफ। जो अपना कुछ कॉलम का कंपोनेंट होगा रखा हुआ, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये कॉलम का हाइट अप्रोक्स 1.8 मीटर, 1.6, 1.7 मीटर है। वो आपको डिज़ाइन में बता दूंगा एग्जैक्ट कितना है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा। यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 1200 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। ये आपको जब क्लियर होगा जब राफ्टर पर्लिन लग जाएगा और मॉड्यूल लग जाएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंड क्लियरेंस का ज़्यादा है। क्योंकि लास्ट प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 500 mm देख रहे हैं, वहाँ पे 500 mm है फ्रंट, और टिल्ट एंगल 15 डिग्री। यहाँ भी 1200 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, टिल्ट एंगल 15 डिग्री है। सेम टिल्ट एंगल है, केवल हाइट ज़्यादा है। क्योंकि 4 साल पहले दिल्ली सरकार का कोई ऐसा रूल्स नहीं था कि आप कितने हाइट पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कितने हाइट पे नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अभी एक रूल्स पास किया है कि आप अगर सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसका मिनिमम हाइट 4 फीट होना चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें कुछ पॉइंट आ गया है, इसीलिए 4 फीट चाहिए ही। चाहे आप एग्रीकल्चर वहाँ पे खेती कीजिए या नहीं कीजिए, 4 फीट आपको देना है। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे
सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा हाइट पे लगाना, स्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ना, स्ट्रक्चर कॉस्ट हेवी जा रहा है। प्रोसेस सेम है लेकिन वही कॉस्टिंग ज़्यादा जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी जो फेंसिंग है थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, पहले वाले फेंसिंग कम हाइट था, अभी वाले फेंसिंग का थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं 1 फीट के आसपास हाइट ज़्यादा है। चलते हैं दोस्तों कॉलम के क्रॉस सेक्शन पे। यहाँ पे कुछ बात बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो फ्रेशर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंस्टॉलेशन टीम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैपिंग जहाँ पे फिनिशिंग कैपिंग किए हैं वहाँ चलते हैं। चलिए यहीं पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होल है आपको देखने को मिलेगा कि 2 होल टिल्ट पे ऊपर है, 4 होल नीचे है, उसके बाद 1 होल और दे रखे हैं इन्होंने नीचे, 2 होल ये साइड है। तो दोस्तों इसका आपको बता देता हूँ कि जो 2 होल है ऊपर वो राफ्टर से कनेक्ट होगा, राफ्टर को टिल्ट एंगल इसी होल से मिलता है, और जो ब्रेसिंग प्लेट कनेक्ट होता है ये 4 होल से कनेक्ट होगा। अब आते हैं ये जो 5वां होल है, इस होल का ओनली एक ही काम है, केवल अर्थिंग पीट को कनेक्ट करना, अर्थिंग स्ट्रिप जो आती है उसको कनेक्ट करने के लिए इस होल को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों ये जो 2 होल दिया है ये हर एक कॉलम में दिया गया है, ये क्रॉस ब्रेसिंग को कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है। जो कॉलम टू कॉलम, बैक कॉलम टू बैक कॉलम को कनेक्ट करते हैं वो ब्रेसिंग को, आपको वो प्रोजेक्ट में चलता हूँ दिखाऊंगा कि कैसे ब्रेसिंग कनेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में भी चलेंगे। मेरा पुराना वीडियो उठा के आप देख सकते हैं, यही सोलर प्रोजेक्ट का वीडियो मिलेगा, आज से 1.5 साल 2 साल पहले का वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट है। अभी इस प्रोजेक्ट में भी जाऊंगा, कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ वीडियो यहाँ से लेना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है इस प्रोजेक्ट में एंट्री किए हुए, 2 साल हो गया है अप्रोक्स मुझे गए हुए इस प्रोजेक्ट में। वो जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इन्वर्टर का आवाज़ है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनाया जाता है, वो VCB रूम के लिए होता है, और ट्रांसफार्मर के लिए अलग स्पेस दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, वो जो ग्रीन चादर एक शेड बना हुआ है वो उसमें उसके बगल में ट्रांसफार्मर है और ACD भी है वहाँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। विजिट किया हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे जो अभी तक मैंने बहुत कम शेयर किया हूँ, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मॉड्यूल से रिलेटेड, इन्वर्टर से रिलेटेड सभी डेटा आप लोगों को बता चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन आज फेंसिंग से रिलेटेड बताऊंगा। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि फेंसिंग का काम सोलर प्रोजेक्ट में ओनली ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट में ही यूज होता है, क्योंकि इसके बगैर आप सोलर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप सोलर प्रोजेक्ट लगा भी देते हैं और फेंसिंग नहीं करते हैं कवर, तो क्या होगा कि जितने भी जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर हो गया, आदमी हो गया, वो लोग आपके प्लांट में एंट्री कर जाएगा और बहुत सारे चीज़ों का नुकसान कर देगा। आदमी तो नहीं करेगा लेकिन जानवर
करेगा। आदमी भी कर सकता है, नाइट में आएगा तो चोरी करके बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ से ले जाएगा। एक मॉड्यूल लगभग 15,000 का आता है, तो वो मॉड्यूल खोल के ले जाएगा। आसानी से खोल सकता है, 4 बोल्ट होता है, 4 बोल्ट को ईजी तरीक़ा से खोल के ले जा सकता है। तो उसको सेफ्टी के लिए, उसके सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए फेंसिंग का यूज करते हैं। फेंसिंग चारों तरफ से कवर रहता है, अप्रोक्स 8 से 9 फीट हाइट पे रहता है। आप देख सकते हैं 8 से 9 फीट हाइट है, और इसको प्रॉपर तरीका से कवर किया गया है जाली से। तो दोस्तों आज फेंसिंग के बारे में मैं बताऊंगा, फेंसिंग से रिलेटेड A to Z बताऊंगा। कोस्टिंग हो गया, कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, वो कंपोनेंट का नाम क्या है, और कैसे कनेक्शन किया जाता है, क्या हाइट होना चाहिए, कॉलम टू कॉलम क्या डिस्टेंस होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों आप बने रहे हैं वीडियो के अंत तक, और स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाएगा, और आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ग्राउंड माउंट अभी अगर देखा जाए तो ग्राउंड माउंट का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि फेंसिंग अगर आप डिज़ाइन नहीं करते हैं तो कंपोनेंट के बारे में बता सकते हैं, क्या कंपोनेंट है, क्या नाम है। इसका नाम थोड़ा सा अलग होता है सोलर प्रोजेक्ट से, तो वो ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो देख रहे हैं, मैं इसका डिज़ाइन भी इसमें अटैच करूँगा इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फेंसिंग का जो हाइट है यहाँ पे 8 फीट हाइट है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉलम लगा हुआ है, एल एंगल है, उसको बोलते हैं मेन पोस्ट। फेंसिंग मेन पोस्ट या मेन कॉलम बोलते हैं। आप देख सकते हैं फेंसिंग मेन कॉलम बोलते हैं। ये हर एक 3 मीटर 2.5 मीटर डिस्टेंस पे इंस्टॉल किया जाता है, जिसका साइज होता है 65 6 mm थिकनेस में, 5 या 6 mm थिकनेस में इसका साइज होता है मेन कॉलम का। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आते हैं दोस्तों कि ये हर एक 3 मीटर या 2.5 मीटर पे इंस्टॉल होता है, तो ये जो एंगल दिया हुआ है ये कितने डिस्टेंस पे रहता है, ये कितने डिस्टेंस पे रहता है आप देख सकते हैं। ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इनका फेंसिंग का जो रनिंग है बहुत कम है, तो इन्होंने क्या किए हैं, हर एक 10 मीटर पे, 10 मीटर नहीं है, अप्रोक्स 10 फीट है ये। एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में 10 फीट है, तो टोटल देखते हैं तो 30 फीट है। तो 30 फीट पे दिया गया है, ठीक है। 30 फीट पे ये ट्रायंगल शेप में दिया गया है। एक्चुअल में इसको ट्रायंगल नहीं बोलते हैं, अगर इस केस में देखते हैं तो इसको बोलते हैं स्टे पोस्ट। मेन कॉलम जो हो गया वो मेन पोस्ट हो गया, या फेंसिंग पोस्ट उसको बोलते हैं, और जो ट्रायंगल शेप में देख रहे हैं ये स्टे पोस्ट इसको बोलते हैं। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, अगर हॉट डिप लेते हैं तो नट बोल्टिंग कर देते हैं, अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो साइड पे इसको बेल्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेल्ट है। इसका 3 फाउंडेशन बनता है, आप देख रहे हैं, एक मिड में फाउंडेशन बनता है, दोनों लेफ्ट राइट फाउंडेशन बनता है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। अब ये 8 फीट हाइट है कंप्लीट बॉटम टू टॉप, तो क्या ये फेंसिंग जो जाली है इसको क्या बोलते हैं? ये फेंसिंग जो जाली है ये चेन लिंक फेंस बोला जाता है इसको, चेन लिंकिंग फेंसिंग। इसका हाइट अप्रोक्स 1.6 से 1.7 मीटर है। आप देख रहे हैं ये जो वाई शेप बना हुआ है, वाई शेप के नीचे से, इस वाई शेप के पॉइंट से आप देखेंगे जो फेंसिंग है वो नीचे बॉटम पॉइंट तक है। तो इसका हाइट होता है 1.6 या 1.7 मीटर होता है, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। इसका साइज है 50 बाई 50, और 10 गेज में इस वायर का साइज है 10 गेज अप्रोक्स 3 मीटर, 3 mm, 3.1
mm होता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट में आते हैं, ये 3 वायर है बीच में, जो सेंटर लाइन गया है प्लेन वायर, इसको बोलते हैं टेंशन वायर। और जो यहाँ पे कटिंग है आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बारबेड वायर। फेंस जो टेंशन वायर होता है वो प्लेन वायर होता है, बारबेड वायर होता है उसमें कुछ उसका नोचिंग निकला हुआ होता है, जो धारदार होता है। कोई आदमी जल्दीबाजी में अगर निकले तो वो कपड़ा वगैरह फट जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये जो राउंड राउंड शेप में है इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वायर, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वायर। और इसका कनेक्टिविटी वाई शेप के ऊपर होल्ड किया जाता है, और इसमें इन्होंने 2 ही वायर दे रखे हैं, बारबेड वायर। एक्चुअल में एक और वायर होना चाहिए ऊपर, ठीक है, 2 वायर सफिशिएंट है, एक नीचे इन्होंने दे रखा है, ठीक है, 3 वायर है। तो ये होता है दोस्तों, तो ये फेंसिंग से रिलेटेड है। अब आते हैं इसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डिजाइन कैसे किया जाता है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और डिटेल से बताऊंगा कि आप एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फेंसिंग वायर फेंसिंग डिजाइन करते हैं, वेट कैलकुलेट करते हैं, टोटल वेट कितना हुआ और कॉस्ट कितना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए, जिससे आप हमेशा अपडेट रहें। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, आपको बताता हूँ कि इसका डिजाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये है कि स्ट्रक्चर असेंबल के साथ साथ मॉड्यूल असेंबल कैसे किया जाता है, और मॉड्यूल कंप्लीट असेंबल के साथ इसका कॉस्टिंग क्या आएगा और कितने रुपए पर वॉट पीक आएगा, ये आपको डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि ग्राउंड माउंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कॉस्ट का। अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो आपको दोनों चीज़ देख के चलना पड़ेगा, स्टेबिलिटी प्लस कॉस्टिंग। अब पता चले कि आप पैसा बचाने के चक्कर में स्ट्रक्चर बहुत हल्का ले लिए, या दूसरा केस ये हो जाता है कि स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल करने के लिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा देख के लिए आप कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो आज यही टॉपिक है बात करने का, तो चलते हैं नेक्स्ट इसी पे डिस्कस करते हैं। पहले आपको विजिट करा देता हूँ, लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि एक वीडियो के लिए मुझे पूरा दिन धूप में पूरे प्लांट का विजिट करना पड़ता है, और हर एक कंपोनेंट के बारे में बताना पड़ता है। तो इसको देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलते हैं दोस्तों अब अपने टॉपिक की तरफ। चलते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं कंपोनेंट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। लास्ट जो बताया था वो केवल कॉलम राफ्टर ब्रेसिंग कनेक्शन था। आज के टॉपिक में देखेंगे कि ब्रेसिंग के साथ साथ पूरे कंपोनेंट कनेक्ट है यहाँ पे, मॉड्यूल को छोड़ के। आप देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ देखेंगे कि वहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, तो और साउथ की तरफ देखेंगे कि इधर मॉड्यूल लग रखा है, तो उधर भी चलेंगे। सबसे पहले आपको मैं इधर क्लियर कर देता हूँ कुछ पॉइंट को। अब दोस्तों मेन पॉइंट अपना ये है कि अगर स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो क्या पैरामीटर होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए,
कैसे डिजाइन कर रहे हैं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो क्या स्पेसिफिकेशन लेके चलना है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो क्या लेके चलना है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर का जो हाइट है, फ्रंट हाइट देखेंगे तो ये अभी राफ्टर है, तो राफ्टर से जो ज़मीन के बीच का गैप होगा वो लगभग 1.4 मीटर है। और मॉड्यूल लगने के बाद, क्योंकि मॉड्यूल 250-300 आगे की तरफ आता है, आगे की तरफ, तो ओवरऑल अगर फाइनल ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, नेचुरल ग्राउंड से फाइनल मॉड्यूल के बीच का गैप देखते हैं तो वो 1.2 मीटर एग्जैक्ट आता है। अब 1.2 मीटर का क्या है लगाने का इतने हाइट पे, ये मैं लास्ट डिस्कस कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट का पॉलिसी था इसलिए यहाँ पे हाइट लगाए हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि उधर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे 3 गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस 500 हाइट है, क्योंकि उस समय कुछ था नहीं पॉलिसी, अभी है तो इसीलिए हाइट लगाया। एग्रीकल्चर के लिए भी बेनिफिट है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट हाइट 1.2 मीटर है, बैक हाइट अप्रोक्स 2.6 मीटर हाइट है, 2.56 मीटर हाइट है। तो एग्रीकल्चर के लिए ये स्पेस सफिशिएंट है किसानों के लिए, क्योंकि किसान को दो बेनिफिट हो रहा है। एग्रीकल्चर के साथ साथ बिजली भी जनरेट कर रहे हैं, पर मंथ बिजली भी बेच के बहुत पैसा कमा रहे हैं और खेती से भी पैसा कमा रहे हैं। खेती में वही खेती कर सकते हैं जैसे सब्जियों का खेती हो गया, मक्का वगैरह जिसका हाइट 8 फीट 6 फीट 7 फीट हाइट है उसका खेती नहीं कर सकते, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ये सब का खेती नहीं कर सकते हैं। गेहूं का खेती कर सकते हैं, गेहूं का ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 फीट हाइट होता है, तो सफिशियंट है, 3 फीट 4 फीट अपना हाइट है तो कर सकते हैं। बीच में क्योंकि शैडो फ्री रहता है, आप शैडो देखेंगे पूरे, ये जो देख रहे हैं अभी मॉड्यूल के पास ले चलूंगा तो वहाँ पे शैडो रहता है, ठंडे गर्म दोनों, धूप भी छाँव भी आता रहता है। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब मेन मुद्दा ये है कि जो स्ट्रक्चर लगाए हैं यहाँ पे, क्या क्रॉस सेक्शन है, क्या साइज है, क्या थिकनेस है, मटेरियल का ग्रेड क्या है और मटेरियल कौन सा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इस प्रोजेक्ट में अभी आप खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं या किसान भाई हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो लाइफ होता है 25 ईयर्स मिनिमम, 25 ईयर्स मिनिमम है, 30 ईयर्स तक चला जाता है, क्योंकि मॉड्यूल का अब जो वारंटी दे रहा है, पहले था 25 ईयर्स, अब जा रहा है 27 ईयर्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सा मटेरियल लें जो लॉन्ग लाइफ चले। आप नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं लीजिए, पता चले कि 2 साल 4 साल 5 साल बाद जंग लग के ख़राब हो जाए। यहाँ पे पूरा हॉट डिप है, जंग लगने का कोई चांस नहीं है, पूरे गारंटी के साथ सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको जंग नहीं लगेगा। हॉट डिप रहता है कॉलम, कॉलम देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हॉट डिप है, कंप्लीट हॉट डिप है ये कॉलम। और कॉलम का थिकनेस जो है 2 थिकनेस है, 2 थिकनेस है। 2 थिकनेस में इसका जो माइक्रोन है, जिंक का जो कोटिंग हुआ है वो 80 माइक्रोन है, मिनिमम 80 माइक्रोन, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपने प्रोजेक्ट में जो जिंक का रिक्वायरमेंट जो मांगते हैं वो मिनिमम 80 माइक्रोन होता है, मैक्सिमम ज़्यादा हो जाता है। मिनिमम मीन्स कि अगर 10 कंपोनेंट को लिया, 10 जगह पे मार्क किया, टेस्टिंग किया, तो वहाँ पे पता चला कि 10 में 8 जगह 80 गया, नहीं तो सॉरी 2 जगह 3 जगह 80 माइक्रोन गया, नहीं तो 7 जगह 90 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 120 माइक्रोन, 130 माइक्रोन तक चला जाता है। क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया हूँ और दोनों जगह टेस्ट किया हूँ, जहाँ पे हॉट डिप होता है, जहाँ पे कोटिंग होता है, वहाँ भी मैंने प्रॉपर तरीक़ा से चेक किया हूँ। अब आते हैं कि कॉलम तो हॉट डिप दे दिए, अब कॉलम के साथ एक कंपोनेंट और है जो देख रहे हैं, ये ब्रेसिंग प्लेट। ये जो ब्रेसिंग प्लेट देख रहे हैं, ये इसको भी हॉट डिप दे देते हैं।
क्योंकि हॉट डिप देने का ये रीज़न है कि ये जितने भी कंपोनेंट है, ब्रेसिंग हो गया, कॉलम हो गया, ये इसको कनेक्ट करके रखता है। तो इसको गैल्वेलम नहीं देखें, हॉट डिप देखें, क्योंकि इसके पास 3 लोड आ जाता है। एक बैक ब्रेसिंग का सपोर्ट है, फ्रंट ब्रेसिंग का सपोर्ट है और कॉलम का, मतलब 3 कनेक्शन हो जाता है यहाँ पे। अगर एक कनेक्शन रहता तब तो गैल्वेलम से ही अपना काम हो जाता। 3 कनेक्शन होने की वजह से हॉट डिप दे रहे हैं। अब अपना 2 कंपोनेंट क्लियर हो गया। अब तीसरे कंपोनेंट पे आते हैं कि आप देख रहे हैं ये ब्रेसिंग, बैक ब्रेसिंग, फ्रंट ब्रेसिंग और राफ्टर, ये और जो लास्ट है कंपोनेंट वो गैल्वेलम में पर्लिन है, पर्लिन हेड सेक्शन में है। आप देखेंगे कि ये 4 कंपोनेंट को मैंने गैल्वेलम में लिया हूँ। गैल्वेलम में लेने का रीज़न ये है कि ये जमीन के कनेक्शन में नहीं है, मिट्टी के कनेक्शन में टच में नहीं है, ठीक है। आप कॉलम को छोड़कर, कॉलम भी मिट्टी के टच में नहीं है क्योंकि कास्टिंग किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिविल कंक्रीट से कास्टिंग किया गया है लगभग 1800-1900 mm डेप्थ में। तो ऐसे भी उसमें कास्ट ये नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज़ और मैंने इसमें ऐड किया हूँ कॉस्ट बचाने के चक्कर में, एक्सटेंशन कॉलम डाला हूँ। एक्सटेंशन कॉलम 800-900 mm के बाद डाला जाता है। 1200, 1800-1900 का कॉलम है तो आप 800-1200 mm का एक्सटेंशन कॉलम डाल दीजिए और 800 mm तक नीचे डेप्थ में जान दीजिए, तो इससे कॉस्ट बचेगा। दूसरा, ये जो राफ्टर ऊपर का कंपोनेंट है ये मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसलिए गैल्वेलम दे दिया। गैल्वेलम का भी लाइफ बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, हॉट डिप से भी ज़्यादा होता है। अगर कॉलम को भी दे सकते हैं इसमें, अगर यहाँ पे सिविल का कनेक्शन नहीं होता। आप देख रहे हैं क्योंकि बारिश का पानी आएगा तो सिविल के ऊपर ज़रूर रुकेगा। अगर मान लीजिए कि बारिश का पानी केवल ऊपर ऊपर तक रह गया, लेकिन यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, बाढ़ का पानी आ जाए, मान लीजिए कि बारिश कंटिन्यू हुआ 1 सप्ताह तक, 5 दिन 6 दिन तक बारिश हुआ और यहाँ पे मान लीजिए कि 1-2 फीट तक पानी आ गया, 1 फीट तक भी पानी आया, 1 फीट तक का मेरा ये कैपिंग दिया हुआ है। अगर 1 फीट से ज़्यादा पानी आया या 1 फीट तक भी आएगा तो ये जो कंक्रीट है सीमेंट का वो तो गीला हो जाएगा। गीला होने के बाद वो कॉलम के टच में आ जाएगा। तो यहाँ पे हॉट डिप है तो आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन गैल्वेलम रहता या प्री जीआई रहता, ठीक है, या जीपी रहता, तो उस केस में क्या होता कि जंग लग जाता। क्योंकि मैंने दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पे देखा हूँ कि कॉलम में पूरा तरीका से जंग लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेट्रो स्टेशन के ऊपर ही लगा रखा है और टाइल्स प्रॉपर तरीका से लगा दिया था चारों तरफ से, लेकिन कॉलम का जहाँ कनेक्शन था, यहाँ पे देख सकते हैं इसके चारों तरफ से जंग लगा हुआ था। हाँ, हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो पूरी तरीके से जंग खा के वो गिर सकता है। तो अब हो सकता है उन्होंने ध्यान दिया हो, मेंटेनेंस के अंदर आया होगा तो वो रिप्लेस कर दिया होगा, लेकिन अभी नहीं देखा हूँ, लगभग 2 साल हो गया है। तो इसीलिए हॉट डिप का पार्ट दिया जाता है इस केस में। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेसिंग, फ्रंट, बैक, राफ्टर और पर्लिन। ये चारों जो कंपोनेंट है ये गैल्वेलम है। गैल्वेलम में 550 ग्रेड का मटेरियल, क्योंकि कॉलम 350 ही ग्रेड में आता है। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ मेन इम्पोर्टेंट होता है। आप सेक्शन कितना भी थिकनेस ज़्यादा ले लीजिए, यील्ड स्ट्रेंथ कम रहा और ज़्यादा रहा तो दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। मान लीजिए कि मैंने पर्लिन दिया 0.9 mm थिकनेस में, 1 mm थिकनेस में और 550 ग्रेड का है, और दूसरा पर्लिन मैंने ला के लगा दिया 2 mm थिकनेस में और 250 के ग्रेड में, तो दोनों फेल हो जाएगा। जो 250 ग्रेड वाले मटेरियल है वो 100% फेल हो जाएगा इस केस में। यहीं पे 1 mm थिकनेस में मैंने 550 ग्रेड का मटेरियल डाला तो ये पास हो जाएगा। रीजन ये है, ग्रेड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थिकनेस तो है ही, थिकनेस के साथ साथ ग्रेड। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपना। यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया। यहाँ पे कनेक्टिविटी देख रहे हैं, कनेक्शन भी देख रहे हैं, कनेक्शन भी कंप्लीट यहाँ पे है।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। हाइट यहाँ पे बढ़िया है, 1.2 मीटर, 1.34 मीटर है, तो हम लोगों को दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो वाले केस में लगभग 142 मीटर लेंथ था पूरा, मॉड्यूल लगने के बाद 142 मीटर मुझे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना पड़ता था। यहाँ पे नहीं है। मॉड्यूल आपको दिखा देता हूँ, मॉड्यूल के भी तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो टीम काम किए हैं वो टीम का जो वर्किंग है बहुत फिनिशिंग है, बहुत बढ़िया वर्किंग करते हैं। अलाइनमेंट परफेक्ट। एक बार स्ट्रक्चर देने के बाद बंदा ये नहीं कहता है कि ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो मार्किंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, स्ट्रक्चर असेंबल करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। डिजाइन परफेक्ट रहता है तो इंस्टॉलेशन भी परफेक्ट आता है। अगर डिजाइन में ही मिस्टेक हुआ तो इंस्टॉलेशन तो हो ही नहीं पाएगा। अब आते हैं मॉड्यूल की तरफ। आप देख रहे हैं, अब मॉड्यूल के बारे में कुछ बता देता हूँ। मॉड्यूल यहाँ पे रिन्यू पावर का है, 580 वॉट पिक का बाइफेशियल मॉड्यूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा सा दे दिया है। पाँच सौ 80 वॉट पिक का मॉड्यूल है। अभी तो इसको 1 महीना लगेगा फाइनल होने में। यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे प्रॉपर तरीक़े से नट बोल्ट टाइट नहीं हुआ है। नट बोल्ट टाइट होगा जब अलाइनमेंट करेंगे तब, क्योंकि अभी टाइट कर देंगे तो फिर अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए टाइट अलाइनमेंट करने के बाद ही, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग फिनिशिंग है, ये फिनिशिंग है, बट यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा मॉड्यूल आगे पीछे है। तो इस केस में क्या होगा कि पहले इसको अलाइनमेंट करेंगे, इसको अलाइनमेंट करेंगे, उसके बाद नट बोल्ट टाइट करेंगे। आप देख सकते हैं नट बोल्ट लूज है यहाँ पे। तो हिलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर कॉलम राफ्टर का जो है वो कंपोनेंट टाइट है। अब चलते हैं दोस्तों कोस्टिंग से रिलेटेड। कोस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है ग्राउंड माउंट के लिए। आपको बता देता हूँ कि रेट क्या होना चाहिए। रेट देखिए, अगर आप मेगावाट में काम कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेगावाट में काम कर रहे हैं और आप
जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं उसका रेट जेन्युइन होना चाहिए, रेट बढ़िया होना चाहिए। रेट कैसे बढ़िया होना चाहिए? आपको प्रॉपर इस पे वर्किंग करना पड़ेगा। क्या है, कंपोनेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, थिकनेस क्या है, हर एक का वेट निकालना पड़ेगा अलग अलग। उससे क्या होगा कि एक आइडिया लग जाता है कि कितना वेट आ रहा है। आपको बता देता हूँ, अप्रोक्स अगर पर किलोवाट या पर मेगावाट वेट देखते हैं तो टनेज में बताता हूँ। डिपेंड करता है कि ग्राउंड क्लियरेंस आपका कितना है, टिल्ट एंगल कितना है। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट एंगल हुआ तो आपका रेट बढ़ जाएगा। अगर 15 डिग्री से कम रेट हुआ तब तो रेट और कमेगा, क्योंकि टिल्ट एंगल कम करेंगे तो वहाँ पे सेक्शन का भी साइज कमता है। तो अगर मोटा मोटी देखते हैं रेट, तो 2 रुपये पर वॉट पीक से लेके 2.5 रुपये पर वॉट पीक तक आपको मिल जाएगा। मॉड्यूल का वॉट पीक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 500 वॉट पीक का मॉड्यूल ले रहे हैं तो रेट चेंज हो जाएगा, 600 वॉट पीक का लेते हैं तो रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको अगर पर मेगावाट में वेट देखते हैं, 25 टन, 26 टन, 25 टन, 24 टन, 23 टन के आसपास आराम से आ जाता है। 23 टन, 24 टन, 25 टन, मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो 26 टन चला जाता है अगर आप गैल्वेलम प्लस हॉट डिप लेते हैं। लेकिन अगर हॉट डिप लेते हैं तो आपका 30 टन से एबव जाएगा, 32 टन, 33 टन चला जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर 3 रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दूंगा जो ग्राउंड से रिलेटेड होगा। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में प्लांट लगा हुआ है। आज ग्राउंड से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है। अब चलते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन क्या है। आप देख सकते हैं बैक साइड में कि जो प्लांट लगा हुआ है, जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, मॉड्यूल के साथ असेंबल है, उसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो कंपोनेंट का सेक्शन क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका डिजाइन हुआ है, स्पेसिफिकेशन क्या है, सेक्शन का साइज क्या है, थिकनेस क्या है, क्या मटेरियल है, कितने विंड स्पीड पे डिजाइन हुआ है, क्या टिल्ट एंगल। इसके बारे में दोस्तों आज आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं या आप पुराने हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने टॉपिक की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लांट लगा है वो ग्राउंड माउंट से रिलेटेड है, और जो सेक्शन और मटेरियल यूज हुआ है आप देख रहे होंगे कि जो मटेरियल है वो हॉट डिप है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि दूर से देखने में लग रहा होगा कि कंप्लीट हॉट डिप है, लेकिन नहीं। आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो कॉस्ट पे डिपेंड होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे अपना जो स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है वो स्टेबिलिटी के साथ हो। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर डिजाइन करें और वो उलट जाए, टूट जाए, या विंड ज़्यादा हवा चले तो वो गिर जाए। तो वो ऐसा भी डिजाइन नहीं करना है। डिजाइन इस तरीका से करना है कि वो 25 साल तक टिका रहे, अपने जगह पे टिका रहे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कैसे डिजाइन हुआ। सबसे पहला इनिशियल पॉइंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है, प्लांट डिजाइन हुआ है, फ्रंट हाइट जो आप देख रहे हैं वो अप्रोक्स 1.2 मीटर है। फ्रंट हाइट वो 1.2 मीटर है, और जो बैक हाइट है ये है 2.5 मीटर। अब दोस्तों 1.2 मीटर और 2.5 मीटर ये दो हाइट है, प्लस में ये जो टिल्ट एंगल गया है, ये जो टिल्ट एंगल है ये मॉड्यूल के लिए 15 डिग्री टिल्ट एंगल है, 15 डिग्री टिल्ट एंगल है। और जो विंड स्पीड यहाँ पे कंसीडर किया गया है, दिल्ली का लोकेशन है, दिल्ली के लोकेशन में 170 का विंड स्पीड एप्लीकेबल है। तो दोस्तों 170 के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है, 15 डिग्री टिल्ट एंगल और ग्राउंड से रिलेटेड है। तो क्या होना चाहिए, सेक्शन हर एक जितने भी कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है सबका सेक्शन अलग अलग है। ब्रेसिंग का सेक्शन अलग है, आप देख सकते हैं ये ब्रेसिंग का साइज अलग है, ये कॉलम का साइज अलग है।
आप कॉलम का देख सकते हैं, ये इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, ये साइज अलग है, फिर ये कंपोनेंट अलग है। एक कंपोनेंट इन्होंने ऐड नहीं किया, वो लास्ट में ऐड होगा, ऐसे भी अभी उसका ज़रूरी नहीं है, क्रॉस ब्रेसिंग। तो दोस्तों क्रॉस ब्रेसिंग का भी इसलिए नहीं कनेक्ट किए हैं, फाइनल होने के बाद कमीशनिंग लगभग फाइनल हो जाता है तो उस समय कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी कनेक्ट करेंगे तो इस तरफ से उस तरफ जाने में दिक्कत होगा। जैसे मैं इधर आ गया आसानी से, यहाँ आसानी से आ गया, लेकिन यहाँ पे एक मैं कनेक्शन दे दूंगा तो फिर मैं उधर या तो मुझे नीचे की तरफ झुकना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा। इसलिए अभी कनेक्शन नहीं दिया गया, वो बाद में कनेक्ट हो जाएगा जब फाइनल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के काम में बहुत टाइम लगता है, बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आना है, तो इसलिए नहीं कनेक्ट करते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन। एक स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर होता है, जो एक तो फ्री सॉफ्टवेयर है, दूसरा प्रीमियम सॉफ्टवेयर। प्रीमियम सॉफ्टवेयर 2.5 लाख के आसपास होता है उसका सब्सक्रिप्शन। फ्री जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप कहीं से भी डाउनलोड करके चला सकते हैं, वो स्टूडेंट वर्जन होता है। लेकिन हाँ, रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है स्टूडेंट वर्जन और कनेक्ट वाले में। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी चेक करते हैं स्टैड प्रो पे। अब स्टैड प्रो पे इतना कंपोनेंट के बारे में ऐड करना, पहले डायग्राम बनाना, फ्रंट ये पूरा कंप्लीट बनाना पड़ता है, उसके बाद ये ब्रेसिंग देना पड़ता है, ये ब्रेसिंग, ये ब्रेसिंग, सेक्शन असाइन करके मटेरियल जितना भी होता है वो असाइन किया जाता है, उसमें इनपुट डालना पड़ता है। उससे जो रिजल्ट मिलता है वो सेक्शन मुझे फाइनल बताता है कि आपके कॉलम का सेक्शन ये होना चाहिए, ब्रेसिंग का सेक्शन क्या होना चाहिए, वो सब। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि जो यहाँ पे सेक्शन है उसके बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम का जो साइज है वो 180, ये जो साइज देख रहे हैं, ये जो साइज देख रहे हैं, ये साइज देख रहे हैं वो 180 mm है। अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 7 इंच, 7 इंच से ज्यादा होता है, 7 इंच से ज्यादा होता है। 180 mm विड्थ है, और जो फ्लेंज है वो अप्रोक्स 60 mm है। 60 mm का फ्लेंज है, और थिकनेस 2 mm है। जो कंप्लीटली हॉट डीप स्ट्रक्चर है जिसमें जिंक का कोटिंग किया गया है वो 80 माइक्रोन, जिंक का जो कोटिंग किया गया है वो 80 माइक्रोन इस पे किया गया है। एक ये कंपोनेंट हो गया, एक ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हॉट डिप मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग मटेरियल है, जैसे ब्रेसिंग हो गया, राफ्टर हो गया, पर्लिन हो गया, क्रॉस ब्रेसिंग हो गया, ये सबको दोस्तों हॉट डिप में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा चला जाएगा। काम दोनों का सेम है, स्ट्रेंथ हॉट डिप से ज़्यादा ही है, थिकनेस कम है, वेट कम आता है, रेट भी कम आएगा। अगर मैं कंप्लीटली हॉट डिप दूँ, इसमें 2 mm थिकनेस, ये 2 mm थिकनेस, वो 2 mm, ये 2 mm, तो वेट ज़्यादा जाएगा। अगर पर वॉट पीक में देखते हैं हॉट डिप का, तो 3.5 रुपये पर वॉट पीक पड़ता है, 3.5 रुपीज़ पर वॉट पीक, जिसका वेट आपको लगभग 38 से 40 टन पर मेगावाट में चला जाएगा। ठीक है, अगर किलो वाट में देखते हैं तो 38-39 किलो पर किलो वाट में जाता है। तो 39-40 kg वेट आएगा तो रेट तो 3.5 रुपये जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे हॉट डिप के साथ गैल्वेलियम यूज करते हैं, गैल्वेलियम यूज करते हैं तो उसमें रेट मेरा उसका अप्रोक्स 50% कम हो जाता है। अगर वो 38 kg 39 kg आता है, 50% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 23 टन 24 टन आ जाता है, लगभग लगभग उधर 17-18 टन कम जाता है मटेरियल। 18 टन 1 मेगावाट में कमना मतलब समझ रहे हो बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये होता है कि वेट कमा तो पर वॉट पीक में 2 रुपये पर वॉट पीक स्ट्रक्चर चला जाता है, 2 रुपये से लेके 2.5 रुपये के बीच में। अब वो डिपेंड करता है कि आपका 2 रुपये किस किस में आया। हाइट अगर कम है तो 2 रुपये आया, अगर हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हाइट बढ़ाएंगे तो कॉलम का लेंथ भी बढ़ेगा, तो वेट भी बढ़ेगा, तो उससे वेट पर वॉट पीक में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन के साइज में। सेक्शन आपका कॉलम का ये है जो मैंने बता दिया हूँ, 180, 60, 20, 2 mm में। ब्रेसिंग आते हैं, ब्रेसिंग अगर देखते हैं फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग 1.6 mm में गैल्वेलम है जो 350 ग्रेड है, और कॉलम का जो ग्रेड है वो कॉलम का 350 है, और जो गैल्वेलम है उसका 550 मेगापास्कल है। यील्ड स्ट्रेंथ जो स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, 70, 40, 15,
1.6 mm में ब्रेसिंग है, बैक ब्रेसिंग, सेम सेक्शन फ्रंट ब्रेसिंग है। अब राफ्टर आ जाते हैं, तो राफ्टर का साइज देखेंगे दोस्तों, तो राफ्टर 120, 60, 15, 1.6 mm में थिकनेस है जो गैल्वेलम है। हेड में आ जाते हैं, हेड का 1.2 mm थिकनेस है। 1.2 mm में आप देख सकते हैं हेड का जो साइज है 80, 40, 25, 7, 1.2, ये इसका साइज हुआ। अब दोस्तों आप एक सवाल और आता है कि जो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस होता है, आप देख सकते हैं एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, कॉलम ये रहा, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम जा रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट है, टेबल का साइज भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस देखने को मिलेगा और कॉलम ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कॉलम का डिस्टेंस है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में अप्रोक्स 2800 mm है, 28, 2850 mm आ रहा है। और टेबल का जो कन्फिग्रेशन है वो 2P28 मॉड्यूल का है, मतलब 56 मॉड्यूल का एक टेबल है। और यहाँ पे देखेंगे, हाँ, कंप्लीटली 56 मॉड्यूल का एक टेबल है। अब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 56 मॉड्यूल का एक टेबल है, तो अलाइनमेंट भी परफेक्ट, आप देख रहे हैं कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस एकदम जो इंस्टॉल हुआ है वो अलाइनमेंट है। तो दोस्तों ग्राउंड माउंट से रिलेटेड ये रहा पूरा कॉन्फ़िगरेशन, पूरा डेटा। अब मॉड्यूल यहाँ पे देखते हैं, मॉड्यूल जो है रिन्यू 580 वॉट पीक का मॉड्यूल है, जो बाइफेशियल मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं। मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐड कर दूंगा, क्या है। तो दोस्तों ये रहा ग्राउंड माउंट से रिलेटेड। अगर दोस्तों ग्राउंड माउंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो डिजाइन करने में, परचेज करने में या बनवाने में दिक्कत हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और थंबनेल में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मेरा हर एक वीडियो ओपन करके देख लीजिए, हर एक वीडियो में आप मेरे नंबर, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिटेल से बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक बने रहें। और अगर आपको डाउट हो रहा है कोई डिज़ाइन से रिलेटेड, तो मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे 1 मेगावाट ग्राउंड माउंट से जो प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, जितने भी इक्विपमेंट है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा अलग अलग वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसके साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं, जो आपका डाउट हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोस्टिंग से रिलेटेड बात करना हो, डिजाइन से रिलेटेड बात करना हो, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बात करना हो, या कोई कंसल्टेंट चाहिए आपको, उससे रिलेटेड बात करना हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, तो मैं सभी को बेनिफिट वाला ही बात बताता हूँ, नुकसान वाला कोई बात नहीं बताता हूँ। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जो भी बताऊँगा वो बहुत इम्पोर्टेंट बताऊँगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आज के टॉपिक में बताऊँगा कि कंप्लीट प्रोजेक्ट लगने के बाद, आप देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट लगने के बाद यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा हुआ है, कंपोनेंट से रिलेटेड बताऊँगा। कि देखेंगे, ठंडे में चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्रेसिंग प्लेट है, प्लेट एक्चुअल नहीं कहेंगे इसको, प्लेट भी आती है, यहाँ पे इन्होंने सी चैनल यूज किए हैं। सी चैनल यूज करने का रीज़न ये है कि सी चैनल को कम थिकनेस में ही आप बना सकते हैं। अगर सी चैनल का आपके पास डाई है तो आसानी से आप 6 मीटर का, ऐसे तो रोलिंग मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, आप 300, 400, 500, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर तक का ही कट कर सकते हैं। लेकिन जो बेंडिंग मशीन होता है उसमें आप 10 मीटर का नहीं कर सकते हैं, उसमें 8 फीट का, 6 फीट का, मैक्सिमम 10 फीट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आज वही बताऊंगा कि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में प्लेट भी यूज किया हूँ और सी चैनल भी यूज किया हूँ। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप सी चैनल भी यूज कर सकते हैं, प्लेट भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, तो सी चैनल इसलिए यूज करते हैं, थिकनेस कम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होता है, 3 कनेक्शन होता है।
दो ब्रेसिंग का, फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग का, और एक कॉलम का कनेक्शन होता है। इसलिए यहाँ पे 4 बोल्ट से कनेक्ट किए हैं ब्रेसिंग प्लेट को, 4, और दो एक एक नट बोल्ट से ब्रेसिंग को कनेक्ट किया। और यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा पॉइंट है, ये जो कैपिंग, कैपिंग इम्पोर्टेंट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिंग जो किया गया है, इतने बहुत ही फिनिशिंग है यहाँ पे कैपिंग का। कैपिंग इसलिए दिया जाता है कि अगर बारिश का पानी यहाँ पे जमे, क्योंकि ये सिटी से अंदर है, तो यहाँ पे बारिश का पानी कुछ ना कुछ ठहराव है यहाँ पे पानी का, तो पानी के ठहराव से कोई इफेक्ट ना हो, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कैपिंग दिया जाता है। अगर यहाँ पे 1 फीट तक भी पानी रुक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देख सकते हैं। और सवाल ये आता है कि ये जो कैपिंग के बाद जो ब्रेसिंग प्लेट लगाए हैं उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका डिस्टेंस अप्रोक्स यहाँ पे जितना कैपिंग है उससे ज़्यादा है, 400 mm गैप है, और प्लस में एक होल दिया गया, आप देख सकते हैं ये होल को। ये होल अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ब्रेसिंग प्लेट के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि टेबल टू टेबल गैप कितना होना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ कि टेबल टू टेबल इंडिया में अगर कोई सा भी स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कोई से भी रीजन में जाते हैं, किसी भी जोन में जाते हैं, तो वहाँ पे फिक्स नहीं है कि आप टेबल टू टेबल गैप इतना दे सकते हैं। तो उसके बारे में भी आपको एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। शैडो से रिलेटेड है, शैडो ग्राउंड माउंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप टेबल जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं या प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं, तो शैडो एनालिसिस करने का यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टेबल के बीच में अभी अप्रोक्स 12 बजने वाला है, तो 12 बजे के आसपास देख रहे हैं अभी शैडो इतना स्पेस खाली है। इसका मतलब अगर ये शाम भी होगा तो कोई शैडो नहीं आएगा, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक कोई शैडो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्स 2 मीटर गैप अभी बचा हुआ है, 2-2.5 मीटर, क्योंकि मार्च अप्रैल का महीना है, अप्रैल लास्ट है, तो इसमें क्या है जून जुलाई तक तो बहुत, वो तो पूरा शैडो सीधा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि शैडो एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कि आप दिल्ली के लोकेशन में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और वही प्रोजेक्ट साउथ की तरफ जा रहे हैं, साउथ बेंगलोर हो सकता है, केरला हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जगह पे अगर प्रोजेक्ट लगाते हैं, साउथ दिल्ली और फिर नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं उधर, तो क्या होगा कि इस लोकेशन में क्या पॉसिबल है एक ही डिस्टेंस देना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही डिस्टेंस अगर दे रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। रीज़न ये है कि इंडिया के मैप में अगर देखते हैं, लैटिट्यूड को देखते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये हर एक स्टेट में चेंज होता रहता है। तो अगर आपका दिल्ली का लैटिट्यूड 28 डिग्री 29 डिग्री है और कर्नाटका का लैटिट्यूड आपका 15-16 डिग्री है, तो आप नहीं लगा सकते हैं टेबल टू टेबल गैप
अगर दिल्ली में 3 मीटर दे रहे हैं तो आपको कर्नाटका में 3 मीटर नहीं दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा वहाँ के लिए। वहाँ पे आप 2 मीटर में आप प्रोजेक्ट इजीली लगा सकते हैं, कोई शैडो नहीं आएगा। लेकिन वही उल्टा आप कर्नाटका का जो प्रोजेक्ट 2 मीटर गैप पे लगा रहे हैं और उसी प्रोजेक्ट को दिल्ली में लगा दिए, तो फिर ये पूरा शैडो आ जाएगा। 2 मीटर मतलब ये और ये जो देख रहे हैं ये और ये, तो ये शैडो एकदम 100% आएगा, क्योंकि दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो है 29 के आसपास, 28-29 के आसपास है, और कर्नाटका का 17 के आसपास है। तो जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा उतना ही आपका टेबल टू टेबल गैप ज़्यादा होगा, जितना कम लैटिट्यूड होगा उतना ही गैप कम होगा। वही उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, हिमाचल में आपको 30 डिग्री के आसपास है, तो फिर वहाँ पे आप 3 मीटर गैप नहीं दे सकते हैं, टेबल टू टेबल गैप। वहाँ पे आपको गैप देना पड़ेगा 3500 mm, 3600 mm गैप देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, 3500-3600 पे पूरा शैडो फ्री हो जाएगा जनवरी से लेके दिसंबर तक। जनवरी पूरे 12 महीना में कोई शैडो नहीं रहेगा। तो इसको एनालिसिस करने का दो तीन सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एडवांस लेवल का, लेकिन जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर होता है उस पर आप कर सकते हैं। पहला सॉफ्टवेयर है स्केचअप, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, कोई भी इसको इंस्टॉल करके एनालिसिस कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ता है, उसमें शैडो आप कर सकते हैं, चाहे वो उसमें भी एक हिडन पॉइंट होता है शैडो चेक करने का। अगर 7 दिन का ट्रायल पे कर रहे हैं तब तो आप इजी तरीका से कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप फ्री कर सकते हैं, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, परमानेंट के लिए आप उसको फ्री कर सकते हैं। अब रह गया सवाल, उसमें हम हर जगह का लैटिट्यूड इनपुट करना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों शैडो एनालिसिस से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई पॉइंट हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर थंबनेल फर्स्ट पेज पे रहेगा या डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या मैंने शेयर कर रखा हूँ अपना नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फ़ोन कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दे रखा हूँ, वहाँ पे से मैसेज कर सकते हैं और आप पूरा जानकारी ले सकते हैं।